नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। और मेरे साथ आज मेहमान एक बार फिर देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। हेमंत जी, जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस भी गजब है। मतलब हर बार चर्चा का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती। कई बार ये भी हुआ कि भाई यूपी पुलिस को लेकर के बड़ा अच्छा परसेप्शन बन रहा है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन में, क्रिमिनल को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, सब कुछ बड़ा बढ़िया है। पर अभी मुझे कोई व्यक्ति कल कह रहे थे कि दरअसल ये यूपी पुलिस का कमाल नहीं है, ये कमाल जो कुछ भी है वो बाबा जी का कमाल है। यूपी पुलिस का कोई कमाल नहीं। यूपी पुलिस वैसी ही थी जैसे पहले थी, उससे पहले थी, उसके पहले थी, जैसी आज है वैसे ही आगे भी रहेगी। तो एक बाबा जी के नाते लॉ एंड ऑर्डर का एक परसेप्शन बना। जब जब बाबा जी दूसरे राजनीतिक कारणों से अलग अलग मुद्दों की तरफ उनका ध्यान जाता है या जा भी सकता है, तब तब पुलिस गड़बड़ करती है और तब तक मुसीबत का परसेप्शन बिल्डअप होता है। एक बार फिर घटनाओं ने, चाहे बदायूं में हुआ, गोरखपुर में हुआ, या आज वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सनसनीखेज हत्या हुई एक छात्र की, सूर्य प्रताप सिंह की, उसके बाद एक बार फिर इस तरीके के सवाल आने लगे। और दूसरी तरफ डीजीपी का सिलेक्शन। अब मुख्यमंत्री को आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रखा है 9 साल से, लेकिन जब आपको उनको डीजीपी बनाने का मौका देना होता है तो फिर वो कार्यवाहक डीजीपी, मतलब तब से एक सिलसिला ही चल रहा है। डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार और अब राजीव कृष्णा, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। मतलब यूपी को उसका फुल टाइम डीजीपी मिल ही नहीं रहा। इतना मुश्किल है क्या हेमंत जी? देखिए, क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर या अपराध विषय से जुड़े मुख्तलिफ यानी अलग विषय हैं, उप विषय हैं। इस पे तो चर्चा हम लोग करेंगे ही। इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक जो परसेप्शन बना है उत्तर प्रदेश में, वो पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा बेहतर और ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। खासतौर से कम्युनल राइट्स न होना, सांप्रदायिक टकराव की जो छोटी घटनाएं बहुत मात्रा में होती, संख्या में होती थी, वो ना होना, ये तो एक विषय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो चिंता की बात आपने कही कि जो आपराधिक वारदातें इधर कई हुई हैं और वो भी सनसनीखेज तरीके की, ये तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। और जहां तक पुलिस की बात है तो बड़ा स्थापित सत्य है कि कमांडर आपका अगर धाकड़ होगा, मजबूत होगा, उसको आजादी होगी और उसमें इच्छा शक्ति होगी, तो पूरे प्रदेश की पुलिसिंग पर उसका बहुत ही स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई शक शुबह नहीं। अभी जो डीजीपी है राजीव कृष्णा, 1991 बैच के आईपीएस अफसर, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छे अफसरों में उनकी गिनती होती है। काबिलियत देख करके ही संभवतः इस पद पर उनको बैठाया गया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील किया जाए, ये एक बड़ा सवाल लगातार रहा है। चाहे आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी बनाने का इश्यू हो, राजेंद्र तिवारी बड़े लंबे समय तक कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी रहे। कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी की परंपरा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं रही। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, चाहे वो गठबंधन की अस्थायी टाइप की सरकार रही हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो समय पर
बनाया और बदला गया। डीजीपी में भी यही बात मानी जाती थी आमतौर पर। हालांकि ये सही है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जिस स्टेट की पुलिस को दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स कहा जाता है, वहां डीजीपी कौन बने, ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल फैसला हुआ करता था। पॉलिटिकली चीफ मिनिस्टर्स को या किसी जो रूलिंग पार्टी उसको जो सूट करने वाला व्यक्ति होता था उसको ही, यानी मुख्यमंत्री के पसंदीदा व्यक्ति को ही डीजीपी बनाया जाता रहा है हाल के सालों में। ये बात आज से नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार लगातार जब उत्तर प्रदेश हुआ करती तब भी ये बात मानी जाती थी। मेरिट एक बड़ा इशू होता था, लेकिन डीजीपी जो है वो चीफ मिनिस्टर का पसंदीदा व्यक्ति ही हुआ करता था। जाहिर सी बात है यहां भी वही बात रहेगी। जब सरकार आई, योगी आदित्यनाथ आज से 9 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद होगा कि सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। और लेकिन उसके बाद ओपी सिंह के बाद मुझे लगता है ये जो सिलसिला चला, तो वहां 2 बातें हो गई। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार को लेकर के प्रकाश सिंह का केस था, उसमें जो फैसला या जो ऑब्जर्वेशन सारे आए, फिर उसके बाद एक मजबूरी बन गई कि अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए और उसके लिए ये पैरामीटर्स है कि केंद्र को ये नाम जाएगा, मतलब, और उसमें से 3 नाम आएंगे और फिर जो है उसमें से डीजीपी चुन सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक जो पहली क्वालिटी स्थापित रूप से तय हो गई थी कि मुख्यमंत्री या सरकार का पसंदीदा अफसर होगा, इस प्रक्रिया में और पसंदीदा वाली जो श्रेणी आती है इसमें फर्क आने लगा। और आपने देखा होगा कि नियमित नियुक्ति वाले डीजीपी की भी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई, आपको याद आ गया होगा कि एक डीजीपी साहब को इस तरीके से हटाया गया जैसे जिले के कप्तान साहब कर्तव्य शिथिलता में अपने एसओ को हटाते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि सीधा कारण है अवनीश जी कि जिस फोर्स को पता होगा, जिन कप्तानों को, डीआईजी, आईजी और एडीजी को, या कप्तानों के नीचे रहने वाले अफसरों को ये पता होगा कि हमारे जो बॉस हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारी फोर्स के, वो खुद स्थायी नहीं है, उनकी नियुक्ति खुद पर स्थायी नहीं है, वो तो काम चलाऊ है। वक्ती तौर पर उनको रख दिया गया है क्योंकि सरकार की पसंद थे तो रख दिया गया, पता नहीं कब तक रहे। कोई जो अदालती इंटरफेरेंस आ जाए या कोई मामला हो जाए, कोई कोर्ट चला जाए, कोर्ट तो गए थे तो हैं लोग। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक जो अनुशासन का भय रहता है ये कम हो जाता है, ये सामान्य स्थिति नहीं रहती। यहां तो स्थिति को सामान्य से ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पिछले कुछ दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, शिथिलता का, काम में लापरवाही का, नॉन परफॉर्मेंस का, इन सबको देखते हुए तो यहाँ सख्त अफसर को डीजीपी के तौर पर लाने की जरूरत है। तो अगर मुख्यमंत्री सख्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी पहली पसंद है, तो जाहिर सी बात है
कि प्रदेश में सारी चीजें दुरुस्त रहनी चाहिए। इधर जो अभी आपने जिक्र किया, जो सनसनीखेज वारदातें, ये सब चिंता का विषय है। तो खाली एक परसेप्शन बना देने से काम नहीं, नहीं पर चलता। सवाल तो तब उठेगा ना जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे नहीं। मतलब पुलिस कमिश्नर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वो ग्राउंड जीरो पर नहीं जा रहे, घटना स्थलों पर नहीं जा रहे। उन जगहों पर, उन जिलों में जब एसएसपी रहा करते थे तो वो मौके पर जाते थे, जा करके वहां पर उनको लगता था कि हम सस्पेंड हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है। ये जो आईजी एडीजी लेवल के अफसर पुलिस कमिश्नर बन के बैठे, इनको तो लग रहा है सर पर पहाड़ भी गिर जाएगा तो हमारी कुर्सी नहीं हिलेगी। 2-3 साल के लिए तो हम फिक्स कर दिए गए हैं, ऐसा उनको लगता है। और वो नतीजे पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप समझिए कि जिस काम को 2 एक आईपीएस ऑफिसर मिल करके एक बड़े से बड़े शहर में संभालते थे, आज 11, 12, 13 आईपीएस ऑफिसर मिलकर नहीं संभाल पाते। लखनऊ का ट्रैफिक सिस्टम उठा करके देख लीजिए, इतने आईपीएस ऑफिसर्स की फौज है, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम के लिए आपको बार बार डीसीपी ट्रैफिक बदलना पड़ता है, क्योंकि एक को लगाते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट शहर के लिए करता है, फिर दूसरा आता है वो नया एक्सपेरिमेंट करता है, और हर एक्सपेरिमेंट एक नई भद्द पिटवा देता है। ये बात इन घटनाओं में भी दिखाई पड़ती है कि आप जब एक्शन लेने का टाइम था तब एक्शन लिया नहीं। आपको जब ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, आप ग्राउंड जीरो पर जा नहीं रहे। बहुत सारे कमिश्नर्स को लेकर के तो ये तक शिकायत है कि वो थानों का मुआयना करने तक नहीं जाते। जब आपको पोस्टिंग का अधिकार मिला है, पोस्टिंग का अधिकार डीसीपी को तो मिला नहीं, थानेदारों की पोस्टिंग का, वो अधिकार कमिश्नर्स का है। मुआयना करने डीसीपी जाएगा, पहले आईजी, डीआईजी और एसएसपी, ये या एडीजी, ये तीनों के तीनों एक पुलिस स्टेशन पर जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। अब वो इंस्पेक्शन की परंपरा भी लगता है कि मैच खाना पूर्ति रह गई है। पहले केवल आप तो जानते हैं, बहुत गहराई से आपने यूपी पुलिस को कवर किया है कि इंस्पेक्शन के दौरान ही बहुत सारे अफसर सस्पेंड ट्रांसफर हो जाते थे। आपने इधर सुना हाल के दिनों में कि फलाना सस्पेंशन इंस्पेक्शन में लापरवाही के नाते हो गया, ये दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात आपकी है। देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम ईमानदारी से अगर इफेक्टिवली इसको लागू किया जाए तो शहरी पुलिसिंग के लिए इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं। ये पूरे देश में देखा गया है वर्षों से, और इसी बात का मलाल उत्तर प्रदेश के लोगों को होता था कि हम सबसे बड़े स्टेट है, हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं और हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम नहीं है। मैं खुद एक पत्रकार के नाते मैंने कम से कम 50 बार इस विषय पर लिखा होगा। कितनी बार टेलीविजन डिबेट्स में इस विषय पर मैंने चर्चा की होगी, क्योंकि वास्तव में बड़ी शिद्दत से इसकी जरूरत थी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए। लेकिन आपने सही फरमाया कि ठीक है, जहां एक आईपीएस अफसर या बमुश्किल तमाम 2 आईपीएस अफसर तैनात होते थे, जिस शहर में, उस शहर में भाई क्या तैनात होते थे, एसएसपी और एसपी सिटी 2 आईपीएस अफसर होते थे। बहुत हुआ तो ट्रेनी आईपीएस आ गए, तो ये तैनात होते थे। वहां 12-12 अफसर हैं। जो काम एक डिप्टी एसपी देखता था, वो काम बाकायदा एक आईपीएस अफसर देख रहा है, और वो भी, उसकी भी मेरे ख्याल में 1 आध साल में इतनी सीनियरिटी हो जाती है कि वो किसी इंडिपेंडेंट जिले का एसपी कप्तान बन हो जाता है, सके। कप्तान हो जाता है। जी, तो कई बार तो ऐसी ये समझ में सूरत। आता है कि पुलिस कमिश्नरेट में तो जो पोस्ट होने वाले अफसर हैं, और खासतौर पर लखनऊ जैसे शहर में जो पोस्ट होने वाले अफसर हैं, वो इस समय का उपयोग केवल अपनी अगली पोस्टिंग के लिए नेटवर्किंग करने में ज्यादा लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा। 1 आध अफसर अच्छे भी होते हैं इसमें, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो उम्मीद थी, उम्मीद क्या थी, उम्मीद सबसे बड़ी क्या थी कि जब अफसर बढ़ेंगे तो एक जो सुपरवाइजरी पार्ट है पुलिसिंग का, वो बेहतर होगा, मजबूत होगा। पुलिसिंग डेंस पुलिसिंग होगी, क्योंकि ये भी अपेक्षित है कि पुलिस कमिश्नरी होगी तो पुलिस फोर्स की प्रति व्यक्ति पुलिस, संख्या प्रति व्यक्ति संख्या पुलिस की, बढ़ा। हाँ जी। जी, लेकिन ज्यादातर पुलिस कमिश्नरेट में देखा गया कि पुलिस फोर्स की तादाद, उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। शहर में जितनी पुलिस थी उतनी पुलिस रह गई,
उसी में अफसर बैठा दिए गए तमाम। हाँ, उनका लेकिन वीवीआईपी प्रोटोकॉल और वीवीआईपी सिस्टम में इतना ऑक्युपाई हो गए कि जो मुख्य काम था शहर को संभालना, वो संभालने में हर बार जब मुसीबत आती, क्रिकेट मैच होगा तो, कोई रैली होगी तो, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो, कोई त्योहार होगा तो, आपको बड़े जैम से गुजर करके जाना पड़ेगा। वो चाहे पुराने लखनऊ का इलाका हो, सेंट्रल लखनऊ का इलाका हो या फिर शहीद पथ के किनारों के इलाके। इतनी सड़कें वो बनाने तो के बाद भी ये मुसीबत बार-बार देखने को मिलती क्योंकि प्लानिंग नहीं है। देखिए, ट्रैफिक तो एक गंभीर विषय है ही है। कानपुर का ट्रैफिक, लखनऊ का ट्रैफिक और अभी बनारस का आपने जिक्र किया। बनारस का ट्रैफिक नोएडा बहुत का ट्रैफिक यहाँ बड़े बड़े नोएडा का चैलेंजेस ट्रैफिक हैं। बड़े चैलेंजेस हैं। नोएडा के ट्रैफिक भी बहुत रद्दी हो गया। गाजियाबाद में ट्रैफिक रहता ही रहता है। लेकिन लखनऊ और कानपुर दो और काशी यानी बनारस, तीन ऐसे पुलिस कमिश्नरेट हैं जहां तो स्थिति बड़ी चिंताजनक है। अभी आपने काशी की बात की, सही कहा कि पुलिस कमिश्नर बनने के बाद जो साहब लोग हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि हमको 2 साल तो कोई हटाने वाला है नहीं, तो कहाँ निकले कहाँ जाए। जब शहर का पुलिस कमिश्नर प्रतिदिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे फील्ड में नहीं रहेगा, कुछ नहीं तो जा करके आप थाने का मुआयना ही कर रहे हैं, कुछ नहीं तो आप कर क्या रहे हैं, आप खाली यही कर रहे हैं कि शाम को आपने अफसरों को बुला लिया, जितने डीसीपी एसीपी है उनकी आप घर में बैठ मीटिंग कर रहे हो, तो आप तो नहीं तो खुद नहीं आजकल तो निकल रहे हो वीडियो तो क्या होगा। कॉन्फ्रेंसिंग है, वो भी नहीं करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप रोज कर रहे हैं बैठ के। नहीं नहीं, कुछ अफसर हैं जो अपना समय पास करने के लिए बुला लेते हैं अफसरों को। तो बनारस में भी यही हुआ। बनारस का पुलिस कमिश्नर कितना बाहर निकलता है। बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल हैं। मोहित अग्रवाल कितना निकलते हैं फील्ड में, कितना जाते हैं। जब तक आप निकलोगे नहीं, आपका जो एसएचओ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका इकबाल वास्तव में चलता है उसके इलाके में, अपराधी डरते हैं तो एसएसपी से कम डरते हैं, जो एसएचओ होता है उससे डरते हैं। तो साहब जब आपका मूवमेंट नहीं होगा तो वो दरोगा जी क्या करेंगे, वो भी अपना आराम से बैठे रहेंगे। और क्षमा सहित कहना चाहूंगा, अब तो पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जो समस्या कैसे दुरुस्त हो, सुलझे, इसके बजाय उनका दूसरा उद्देश्य होता है समस्या कैसे कि उलझे, उनकी समस्या कैसे उलझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी होती है। समस्या उलझेगी तो उसका मुआवजा आएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब इससे आगे क्या कहें। ये प्रवृत्ति तो बंद होनी चाहिए। मैंने और आपको कहीं सुना था, आपने कहा था बड़ी कमीशन खोरी हो रही है, गोल्ड में रिश्वत ली जा रही है। हाँ है, बड़े बड़े अफसर हैं जो कैश नहीं लेते हैं, उनका स्वर्ण में ज्यादा विश्वास है, वो गोल्ड लेते हैं। वो कहते हैं माताओं से कि वो सोना लाओ, सोने की जो चिप्स होती हैं वो लाओ, सोने की बिस्किट लाओ, 100-100 ग्राम सोने का वो आता है, बिस्किट आता है, वो लेके आओ। ये सब चल रहा है, सब रोकने की जरूरत है। और ये चिंता की बात क्या है, चिंता की बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग को लेकर के हमेशा बहुत उत्साहित रहते हैं। इन विषयों में उनकी बहुत पहले से काफी दिलचस्पी है, एक एक चीज को माइन्यूटली समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में साहब क्या करे आदमी। तो इस तरह के जब उनको नहीं पर आजादी मिल जाएगी। ये ब्रांड योगी के परसेप्शन को डैमेज करेगा ना, अगर ये इस तरह के ऑफिसर्स, इस तरह का क्या मतलब, आपको लगता है कि ये चमड़ी ज्यादा मोटी हो गई? मतलब शुरू में डरते थे, फिर बीच में जब वो दोबारा चुनाव जीत करके योगी जी आ गए तो उनको लगा अरे यार योगी जी पिछले कार्यकाल में जब इतने टफ थे तो इसमें और टफ होंगे,
फिर वो और भी मतलब उनको लगा कि नहीं ठीक है, तो फिर परफॉर्मेंस बेस पर आ गए। पर जैसे जैसे उन्होंने ये ढील दी कि ठीक है ऑफिसर को ट्रांसफर बार बार मत करो, बार बार उसको सस्पेंड बर्खास्त मत करो, मतलब विधायक सांसद शिकायत करते हैं तो इस शिकायत पर महज उनको मत हटा दो, थोड़ा उनको समय दो, थोड़ा स्थापित होने दो। ये जो नीति उनकी रही 10 साल 9 साल, मतलब पिछले 9 साल में, ये नीति ही कहीं ना कहीं एक समय उनका कंफर्ट जोन बन गई। और अब उनको समझ में आ रहा है कि बिल, पोस्टिंग ट्रांसफर में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात की। अब आप सोचो, मुख्यमंत्री की मंशा का सम्मान करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर कप्तान साहबान या जो पुलिस कमिश्नर साहबान हैं ये स्ट्रिक्टली काम करने लगे, तो ये जिस तरह की हालातों की चर्चा आपने की, हमने की, इस तरह की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। ये सही में कंफर्ट जोन में अपने आप को समझने लगे हैं लोग। आप साधारण सी बात देखो, अगर ब्रजेश कुमार सिंह ने बदायूं में सिस्टम को टाइट रखा होता, जितने एसएचओ हैं, जितने खुद टाइट सीओ रहे हैं, होते, जितने, खुद टाइट रहे होते, कंप्लेन के वही बावजूद वही कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं उसी पे आ रहा हूं कि सीधे सीधे कंप्लेंट की हमारी हत्या की जा सकती है, हम पे हमला हो सकता है, और वो भी इतनी बड़े संस्थान के अधिकारी गण गए और उसको लाइटली लिया गया। इसका मतलब जब कप्तान साहब अपने आप को कंफर्ट जोन में समझ रहे हैं, तो उनके जो दरोगा जी तो अपने आप को समझेंगे ही। और आप तो जानते हो कि जिलों में दरोगा जी और कप्तान साहब के बीच में क्या ताल्लुक होता है, बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और कप्तान साहब थोड़ा सा दुर्भाग्य से शिथिल ये प्रकार, दुर्भाग्य से रिश्ता कमिश्नर साहब और दरोगा जी में भी बन गया है। इंस्पेक्टर साहब, आजकल तो इंस्पेक्टर से एसएचओ होते हैं। हाँ, क्यों नहीं बनेगा, बन ही गया है, एक तरीके से बन ही गया है। लाभ के दो केंद्र, हाँ, एक एसएचओ और कप्तान, दूसरा एसएचओ और कमिश्नर। एक डीजीपी पर भी लेकिन आपका कर रिएक्शन ले लूं, ये जो डीजीपी वाला मामला उलझा हुआ है, फाइल रिटर्न हो गई है फुल टाइम डीजीपी को लेकर के, ये टाइम गेन किया जा रहा है जानबूझ करके, इसलिए फाइल में कुछ तकनीकी कमी रखी जा रही ताकि राजीव कृष्णा जी अंततः मई के अंत तक जो है, जब आलोक शर्मा रिटायर हो या उनकी वो जो अर्हता है वो कम हो जाए, मतलब वो 6 महीने का रेंज उनका खत्म हो जाए, तो चूंकि राजीव जी जो है वो अंडर 3 आ जाएं, टॉप 3 में, और फिर वो फाइल जो है वो सही तरीके से भेजी जाए आयोग यूपीएससी को, ताकि उनका नाम उसमें से टॉप 3 में आए और फिर सरकार सिलेक्शन कर ले। क्योंकि अभी जो नाम आ रहे हैं उनमें तो सरकार दुविधा में है। आलोक शर्मा देखिए, एसपीजी में, पीयूष आनंद एनडीआरएफ में एक्सटेंशन लेकर के हैं, और रेणुका मिश्रा 2 साल से प्रतीक्षारत है। आप देखिए कितनी तकलीफदेह स्थिति है कि रेणुका मिश्रा जैसी ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएस अफसर, एक महिला पुलिस अधिकारी, वो प्रतीक्षा में है। प्रतीक्षा काल 2 साल का हो गया। इस तरह की स्थितियां किसी भी पुलिस फोर्स के लिए दुखद होती हैं, और खास तौर से तब जब उस अफसर की आम शोहरत बहुत अच्छी। रेणुका मिश्रा को निहायत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि 2 साल, अरे इतनी बड़ी गलती हो गई तो उनको सस्पेंड कर देते भाई, एफआईआर और लिखा बड़ी दिया। सजा दे देते, कोई और बड़ी सजा दे देते। 2 साल से इंतजार कराना, और आप आज मजबूरी आपकी है कि अगर आपको नाम भेजना है आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स का जो डिजर्व करते हैं डीजीपी के पद के लिए, जो एलिजिबल हैं, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप पे आपको रेणुका रेणुका मिश्रा मिश्रा का ही नाम भेजना पड़ेगा। उनकी एलिजिबिलिटी है। दूसरा नंबर आपने बताया आलोक शर्मा, एनएसजी के डायरेक्टर हैं,
तीसरा नंबर आईएसपीजी के डायरेक्टर हैं, सॉरी, आलोक शर्मा, और तीसरा नंबर पीयूष आनंद, चौथा नंबर राजीव कृष्णा। देखिए, राजीव कृष्णा सरकार के पसंदीदा अफसर हैं, और मैंने पहले ही कहा कि राजीव कृष्णा की आम शोहरत अच्छी है, बढ़िया पुलिस अफसर माने जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के अधिकारियों में उनकी गिनती होती रही है। मतलब नोएडा के एसएसपी से लेकर के एडीजी जोन आगरा तक आपने और हमने सबने देखा है। बड़ा लखनऊ के भी एसएसपी, आईजी कम एसएसपी रहे। हाँ, लखनऊ के भी। तो अब ऐसे सूरत में राजीव कृष्णा सरकार की पहली पसंद है, और पसंद में कोई बुराई नहीं, पसंद सरकार की अच्छी है। पर अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्या थी कि वो 3 में तो आ रहे थे, सरकार का जो उद्देश्य था वो ठीक था। जो टॉप 3 नाम आते उसमें रेणुका मिश्रा, आलोक शर्मा के बाद राजीव कृष्णा आ जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का इल्हाम नहीं था कि ये जो पीयूष आनंद हैं, जिनका रिटायरमेंट था, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो आमतौर पे एनडीआरएफ जैसी संस्था के डीजी को इस तरह के कभी एक्सटेंशन मिलने की मतलब स्थिति देखी नहीं गई है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। अब आलोक शर्मा के डिस्क्वालीफाई होने का इंतजार करना पड़ेगा कि वो इस सूची में टॉप 3 में आने से द मोमेंट किनारे होंगे। एक्चुअली इसमें गणित जो मुझे पता चला वो क्या है सर, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। आपने जो बात कही थी उसको मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा। अगर आपको उन्हीं जी लगता है कि आलोक शर्मा रिटायर हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी में, वो भी एक्सटेंशन पा जाएंगे। आलोक शर्मा ऐसे अधिकारियों में गिने जाते हैं, आज की तिथि में आलोक शर्मा देश के सर्वोत्कृष्ट आईपीएस अफसर्स में हैं। उनका परफॉर्मेंस, उनकी काम करने की शैली और केंद्र सरकार का उनमें विश्वास, अभी तो आईजी से लेकर के और डीजी तक सभी पदों पर एसपीजी में। जी, अब ऐसी सूरत में मत समझिएगा कि स्थितियां जल्दी बदल जाएंगी। ये तभी होगा रेणुका मिश्रा का जब रिटायरमेंट होगा, प्रतीक्षा में रहते हुए जब रिटायर हो जाएंगे। इसमें जो पेच एक फंस रहा है सर, वो ये मुझे बताया गया कि दरअसल जो सूची आपको भेजनी पड़ेगी ना, जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स होंगे, वो सूची आपको 11 मई 2022 के हिसाब से भेजनी पड़ेगी। जब मुकुल गोयल को जिस दिन हटाया गया, उस दिन सीनियरिटी का सिस्टम क्या था और उसमें से कौन नौकरी में अभी बचे हुए हैं, उन सबका नाम आपको भेजना पड़ेगा। तो सीनियरिटी वहां से नहीं होगी आज से, वो 21 मई 2022 को पिछले पूर्णकालिक डीजी के हटने के बाद से ही वो काउंट किया जाएगा। उसमें से जो भी एग्जिस्टिंग डीजी रह जाएगा वो हमेशा रेस में बना रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत और है ना साहब। क्या? उसमें बहुत से लोग रिटायर भी तो हो जाएंगे। नहीं, वो तो हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, रिटायर जब तक तभी तो नंबर आएगा, वरना ये नंबर तो और नीचे था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो धीरे धीरे तो खैर योगी जी की यानी बाबा की पसंद तो राजीव कृष्णा, ये मैं और आप जानते हैं, और इसीलिए उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। उनका कार्यकाल भी लंबा है, तो इस बात की संभावना में कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि उनको डीजीपी बनाए, पूर्णकालिक डीजीपी बनाए, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल और कार्यवाहक ये थोड़ा अटपटा भी लगता है। जैसे आपने कहा कि पुलिस के मनोबल के लिए भी ठीक नहीं है कि कोई कार्यवाहक डीजीपी यूपी जैसे बड़े स्टेट में, यूपी पुलिस जैसे बड़े पुलिस बल में हो। अरे आप इस विषय को छोड़ दीजिए। आप देखिए उनीश जी, क्या स्वयं राजीव कृष्णा चाह रहे होंगे कि डिजर्विंग होने के बावजूद वो कार्यवाहक डीजीपी अरे सर का तमगा उन पर लगा रहे हैं। आप अपने को याद नहीं आ रहा है वो जो विंटेज कार होती है उसको ढकेल करके, इसको धक्का दे करके किस डीजीपी की विदाई हुई है आखिरी? ये परंपरा ही इस चक्कर में खत्म होने की स्थिति में आ गई। वो विदाई नहीं हो पा रही है क्योंकि ये सब कार्यवाहक डीजीपी हैं, सबको एडिशनल चार्ज डीजीपी का है। सही बात, बिल्कुल सही बात है।
मतलब वस्तुस्थिति तो यही है। तो ये तो तकलीफदेह बात। हालांकि एक बात बता दूं, राजीव कृष्णा की बात कर रहे हैं, तो राजीव कृष्णा उन अफसरों में आप देखिएगा, राजीव कृष्णा को देश में आईपीएस की जो सर्वोच्च कुर्सी है वहां तक जाना है। उनके पास अभी वक्त है, अभी वो जाएंगे डीजीपी एसएफ तक बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश का डीजीपी आपने बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है। मैं आपको बताऊं, मुझे भी ये बात की अभी जानकारी थोड़े समय पहले ही हुई कि ये जो बात आपने कह दी है जी, दरअसल यूपी में मतलब देश में आईपीएस ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है डीजी बीएसएफ का। जी, और डीजी बीएसएफ की कुर्सी तक जो बात आपने कही कि वो चाहत है उनके मन में, ये मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला। अरे वो जाएंगे भाई, वो जाएंगे। बड़ा साफ He will सुथरा not ट्रैक रिकॉर्ड रहा continue है। till the रिटायरमेंट। ऐसे मतलब अगर उनके मन की बात है तो डीजीपी तो बन ही लिए है वो, यूपी के डीजीपी तो एक बार हो ही गए वो। एक बार वो पूर्णकालिक डीजीपी हो जाएं तो फिर हो सकता है कि नमस्ते भी कर लें कि भाई साहब अब मुझे थोड़ा कुछ और वानप्रस्थ की तरफ भेजिए। आगे जाना है, कुछ और आगे जाना है, सर कुछ और बहुत बहुत आगे जाना है, धन्यवाद। बिल्कुल। समय मेरा आज समाप्त हो गया। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इनपुट्स हेमंत जी से हमें मिले हैं वो भी हम लोग सामने रखेंगे। एक बार हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि ये जो डीजीपीज के बनने की मतलब जो मेकिंग प्रोसेस है और उसकी हिस्ट्री क्या है। कैसे आर के पंडित डीजीपी बने, कैसे असीम अरुण के पिताजी अ, बने, जो है उस पोस्ट पर आए, इस तरीके से और कैसे दूसरे लेकिन ऑफिसर्स। आप ये बात, अपनी बात पूर्ण करें उसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर डीजीपी की बात है, डीजीपी की बात है, तो मैं उत्तर प्रदेश में डीजीपी की पोस्ट को एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन मानता हूं। और मेरा मानना है कि प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के आखिरी ऐसे डीजीपी थे जिन्हें काम करने की पूरी आजादी थी और उन्होंने प्रूव किया कि डीजीपी अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्राइम कंट्रोल हो सकता है, बड़ी से बड़ी घटनाएं रोकी जा सकती हैं, आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन मैं प्रकाश सिंह को उत्तर प्रदेश का आखिरी डीजीपी मानता हूं। उसके बाद तो तमाम ऐसे डीजीपी हुए कि जब आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हो जाते थे और लिफाफा डीजीपी दफ्तर पहुंचता था, तब पता लगता था कि साहब ये अधिकारी यहां पोस्ट हो गया। डीजीपी साहब को तब पता लगता था, ज्यादातर डीजीपी ऐसे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।